गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, अभी तो करीब 20 दिन बचे हैं, या 20 दिन से समझिए कम ही बचे हैं। तो इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कीम से करीब क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ये हम कवर अप कर लें। ठीक है, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो यूपीएससी का ट्रेंड है, जो पैटर्न है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन्हें ही फॉलो करें। ठीक है, जैसे आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो करीब 3-4 साल से जो यूपीएससी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछ रहा है, खासकर सरकारी योजनाओं पे, उसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वो ये है कि वो कमज़ोर वर्ग को टारगेट कर रहा है। ठीक है, जैसे पहले तो कमज़ोर वर्ग जैसे कि वो महिला हो गई, ठीक है, बच्चे हो गए, इसके बाद जैसे दिव्यांग हो गए, किसान हो गए, इन वर्गों पे जो भी स्कीम चलाई जा रही है ज़्यादातर वो इन्हीं पे, और ख़ासकर महिलाओं पे तो बहुत ही अधिक फोकस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम से जब हम ध्यान देंगे जिनकी हमें वास्तव में नीड है, जिनकी हमें वास्तव में नीड है। जैसे पिछले साल क्वेश्चन था जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण को लेकर के था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो महिलाओं में जो कुपोषण की समस्या होती है, ठीक है, वहाँ से प्रश्न था। यानी कि महिलाओं पे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न था जिनकी हमें वास्तव में वर्तमान में नीड है। ऐसे ऐसे स्कीम पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जहाँ ज़्यादा पढ़ना होगा वहाँ ज़्यादा, लेकिन अब तो समय कम बचा है, तो हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हम क्या करें, हम फोकस उस पर करें जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और याद रखना है, सिर्फ पढ़ने से हो सकता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएँ। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चन पूछने का, वो ये भी रहा है कि आधे जो उसके स्टेटमेंट होते हैं, आधे से ज़्यादा स्टेटमेंट सही होता है, और फिर क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट या एक आध लाइन ही, एक ही दो लाइन उसमें जो गलत होती है। इसलिए हम जब तक थोड़ा अलर्ट होकर नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो हम इस पे भी ध्यान देंगे, यानी हम ज़्यादातर फोकस उसी पे करेंगे जहाँ अभी ट्रेंड चल रहा है। तो प्रयास यही रहेगा कि सिर्फ इम्पोर्टेंट पे ही फोकस करें, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है। बस हाँ, यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बस ट्रस्ट करिए। ठीक है, क्योंकि कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स हम कवर अप कर नहीं पाएंगे और सारे पॉइंट्स की नीड भी नहीं है। आप बस ट्रस्ट करिए, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लीजिए। बाकी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि बिना पढ़े, ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे पेपर। अगर आपने पढ़ा है तो थोड़े बहुत पढ़े से आप कैसे सॉल्व करेंगे, और ईजिली आप कम से कम पूरे पेपर में 7-8 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे, जो आप लॉजिक से कर ले जाएंगे। ये हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी चलिए, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, डिजिटल कृषि मिशन लेकर के गवर्नमेंट आई है। तो इसमें क्या है, अभी इसके लिए बजट भी पास किया गया, करीब 2817 करोड़ रुपए, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि किसानों को थोड़ा डिजिटल बनाना। ठीक है, डिजिटल तौर पे उन्हें इन्फॉर्मेशन या जानकारियाँ उपलब्ध कराना, और जो भी तकनीकी है उन तक उनकी एक्सेस को बनाए रखना। ठीक है, तो बस यूपीएससी का जो पैटर्न है याद रखिएगा, उसमें क्या हमें जानना है, ये जानना है कि योजना किस प्रकार की है, ये केंद्रीय क्षेत्रिक है या केंद्र प्रायोजित योजना है। जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें 100% पैसा कौन देता है, उसमें 100% पैसा या वित्त किसका लगता है, वो लगता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, जो प्रायोजित योजनाएं होती हैं उसमें जो पैसा लगता है उसमें रेशियो में लगता है, करीब 60% लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40% लगता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे जब आप नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी वाले क्षेत्रों में ये रेशियो 90 और 10 का हो जाता है। तो इतना याद रखना है। ठीक है, तो अभी डिजिटल तौर पे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, और मुख्यतः ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, और इसका जो टारगेट है, जो ईयर है, करीब 2025-26 तक ये योजना, मतलब जो अभी योजना का
जो कार्य अवधि है, टाइम पीरियड है, वो 2025-26 तक है। ठीक है। एक चीज़ और है, अगर ये एग्री स्टैक के बारे में पूछता है तो एग्री स्टैक क्या है? कुछ नहीं, ये किसानों की डिजिटल पहचान है। किसानों की क्या है? डिजिटल रूप से पहचान है, यानी कि उनकी रजिस्ट्री होगी ऑनलाइन। कहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। देखिए फिर गवर्नमेंट क्या लेकर के आई है, अभी हम नेचुरल कृषि की बात कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन। तो ठीक है, दरअसल क्या है, इसके अंतर्गत करीब 15,000 क्लस्टर चुने जाएंगे, मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे चुने जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं जिनका विकास करना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस किस प्रकार की योजना है, तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है, और इसका मेन टारगेट वही है, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, ऐसी कृषि को जिसमें हम मुख्यतः रासायनिक खाद वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक रूप से हम खेती को बढ़ावा देंगे, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। गवर्नमेंट इसके अंतर्गत क्या है, हेल्प भी पहुंचाएगी किसानों को। और अब देखिए इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करेगी, तो वही बात है कि ये लोगों को प्रशिक्षण भी देगी, अनुसंधान भी करेगी, करीब 30,000 सखियों को, कृषि सखियों को चुनेगी, साथ ही साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी देगी, 4,000 रुपये देगी। ठीक है, प्रति किसान को अधिकतम 1 एकड़ के लिए 4,000 रुपये का इसमें प्रोत्साहन भी दिया जाएगा कि आप प्राकृतिक कृषि को क्या करिए, बढ़ावा दीजिए। और ये जो राशि दी जाएगी ये करीब 2 वर्षों के लिए दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप देखेंगे राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन में तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो शामिल किए गए हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं उतना। याद रखिएगा एक पॉइंट, भारत योजना किससे जुड़ी हुई है, या भारत अभियान किससे जुड़ा हुआ है, तो भारत अभियान जो है वो क्या है, कृषि में अवसंरचनाओं परियोजनाओं के विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कृषि विकास से ही जुड़ा हुआ है। वैसे ही पीएम कुसुम योजना क्या है, ठीक है, तो ये भी वही है, किसानों के लिए देखेंगे तो ऊर्जा समाधानों को क्या करेगा, ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है, फिर देखिए ये क्लस्टर विकास कार्यक्रम, या क्लस्टर विकास कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है, तो ये मुख्यतः बागवानी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बागवानी में क्या करना है, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इसके अंतर्गत सब्सिडी अवेलेबल कराती है। ठीक है, और जो सब्सिडी या फिर जो वित्तीय सहायता अवेलेबल कराया जाता है, इसके अंतर्गत इसके 3 प्रकार के क्लस्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, एक मेगा क्लस्टर होता है, एक मिडी और एक मिनी क्लस्टर। हो सकता है क्लस्टर के बारे में पूछ ले, क्यों, कितने कितने की वित्तीय सहायता दे रही है। तो जो मेगा क्लस्टर है उसके लिए गवर्नमेंट 100 करोड़ की वित्तीय सहायता देती है, मिडी के लिए 50 करोड़ और मिनी क्लस्टर के लिए 25 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। और इसका जो कार्यान्वयन करेगा, ठीक है, क्लस्टर विकास कार्यक्रम का, वो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है। ठीक है, फिर देखिए एक और योजना आती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। दरअसल गवर्नमेंट ने अभी किया क्या है कि जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत जो भी योजनाएं थी, ठीक है, उनको क्या किया है, 2 मुख्य योजनाओं में बांट दिया है। एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना, कृषि विकास योजना, और दूसरा कृषि उन्नति योजना। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आप देखेंगे तो एक तरीके से ये क्या है, कैसी योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य जो टारगेट है या उद्देश्य है वो क्या है, संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर देखिए ये खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पॉम, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि NMEOOP, ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसका क्या करते हैं, पॉम ऑयल का आयात करते हैं। ठीक है, और वर्तमान में नीड है कि हम इस आयात को कम करें। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि, ठीक है, भारत की पहली, ठीक है, ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है। और वो मिल कहाँ किया है, तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में किया है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में क्या किया गया, पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल की स्थापना की गई है। ठीक है, तो आप देखेंगे किस प्रकार की योजना है, मैंने बताया था, तो याद रखना है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और वही है, आयात को बोझ को कम करना। स्वाभाविक सी बात है कि जब ट्रेड बहुत ज़्यादा, उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आयात तो हमारा वैसे ही कम हो जाएगा। हाँ, मुख्यतः इस पे जो क्षेत्र हैं वहाँ किन किन क्षेत्रों में विकास पर ध्यान देना है, तो पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टारगेट बनाया गया है। ठीक है, और ये मिशन आप देखेंगे वैसे तो 2021 में ही शुरू किया गया था, लेकिन अभी इसके लिए एक नई रणनीति लाई गई है, राष्ट्रीय पॉम ऑयल रणनीति 2025-26। और जब ये लाया गया है तो यहाँ पे कुछ टारगेट बनाए गए हैं,
कुछ अलग से, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जो टारगेट है कि इनका जो पाम ऑयल है इसका जो उत्पादन क्षेत्र है इसको बढ़ाना है, और इसके उत्पादन क्षेत्र को बढ़ा करके करीब 10 लाख हेक्टेयर करना है। कितना करना है? 10 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा, ठीक है। और वहीं इसका उत्पादन लक्ष्य जो उत्पादन का कि कितना उत्पादन बढ़ाना है, तो क्रूड पाम ऑयल का करीब 11 लाख टन, 11 लाख टन याद रहना चाहिए, ठीक है। और वही उपभोग की रणनीति क्या रहेगी कि प्रति व्यक्ति कम से कम एक वर्ष में 19 किलोग्राम हम टारगेट सेट रखें, ठीक है। देखिए ये प्रधानमंत्री ठीक है फसल बीमा योजना, तो आप इसके बारे में तो जानते ही हैं। अभी इसमें वृद्धि देखी गई है, करीब 27% की वृद्धि देखी गई है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं। और इसका मेन टारगेट होता है कि जो किसानों का जो फसल है उसको प्रोटेक्शन देना, यानी अगर नष्ट हो जाए तो लोगों को क्या कुछ पैसा अवेलेबल करवाना, ठीक है। तो आप देखिए, लेकिन हाँ क्या ये बाध्यकारी है? तो ये किसानों के लिए बाध्यकारी नहीं है। किसान चाहे तो बीमा कराएं, चाहे तो बीमा न कराएं, ठीक है। और हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ क्षेत्रों को अधिसूचित भी कर सकती है कि जहाँ के किसान चाहें तो ये सारी की सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत ये कौन सी योजना है, तो ये केंद्र प्रायोजित योजना, हमें याद रखना है। ये स्वैच्छिक वाली योजना है और ये बुआई के पहले से लेकर के कटाई के बाद की अवधि तक के क्षेत्र को या फिर समय को कवर करता है, ठीक है। और रही बात इसके प्रीमियम के भुगतान की, तो आप देखेंगे कि तो जो प्रीमियम का भुगतान होता है, ठीक है, किसान कितना करता है? तो किसान भी भुगतान करता है और सरकार भी भुगतान करता है। तो जो सरकार भुगतान करती है उसमें दोनों भुगतान करते हैं, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। क्यों? क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो आप देखिए जब कोई वाणिज्यिक फसल होगी या बागवानी फसल होगी तो जितनी राशि का आप बीमा करवा रहे हैं उसका करीब 5% आप देंगे, यानी किसान देगा। खरीफ फसल में करीब 2% देगा और रबी फसल में करीब 1.5% देगा। ये डेटा याद रहना चाहिए, ठीक है। वहीं आप देखेंगे सरकार जो है, सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशियो रहेगा, अगर वो पूर्वोत्तर राज्य है तो उसके लिए 90-10 का रहेगा, ठीक है। और यदि वो अन्य राज्य सामान्य राज्य हैं तो करीब 50-50% रहेगा, यानी कि दोनों क्या करेंगे, दोनों की हिस्सेदारी बराबर होगी। और एक बात याद रखना, ठीक है, जो जैसे जो इसमें क्लेम किया जाता है अमाउंट, वो बीमा कंपनी नहीं तय करती है, ठीक है। या फिर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कौन करता है? तो बीमा कंपनी आकलन नहीं करती है। इसके लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल जो है वो आकलन करता है कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन क्या फसल बीमा में सबको कवर किया जाता है? सभी प्रकार के नुकसान को कवर किया जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके खेत में आग लग गई और लेकिन एक बार आग पता चला कि आपने जानबूझ कर लगाई है, ठीक है, या किसी ने जानबूझ के लगाया है, मान लीजिए आपने ही लगाई है, तो क्या है, गवर्नमेंट उसको मतलब उनको बीमा का कवरेज प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नुकसान ऐसे हैं जिन पे होने पे कवरेज प्राप्त नहीं होगा अगर युद्ध के कारण नुकसान हुआ। जैसे मान लीजिए अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए और किसी का फसल नुकसान हो जाए, उसने बीमा कराया हो तब भी उसे अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार का नाभिकीय जोखम हो, नाभिकीय जोखम समझ रहे हैं ना आप, ठीक है, जो एक तरीके से आप देखेंगे जो रेडियम पदार्थ सिरेनियम वगैरह हैं उस तरीके का, और जानबूझकर नुकसान हुआ है तो समझ में आ ही जा रहा है। अगर ऐसा कोई नुकसान जिसको टाला जा सकता था, जैसे आग लगी है उस आग को अगर बुझाया जा सकता था लेकिन नहीं बुझाया गया, तब भी आपको बीमा की राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे खतरों को इसमें कवरेज नहीं किया जाता है। फिर देखिए एक योजना थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान योजना के बारे में प्रश्न पूछ भी लिया है वो, ठीक है। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की, यानी पूरा पैसा कौन अवेलेबल कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है। और इसमें आप देखेंगे तो प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्त में, यानी टोटल 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है, ठीक है। और इसके लाभार्थी की बात करेंगे तो पहली बात तो कृषक परिवार होना चाहिए, ठीक है। और इस कृषक परिवार की पहचान कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, ठीक है। अगर यूनियन टेरेटरी है तो वो करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। इसके लिए लाभार्थी की पहचान कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है, ठीक है। और दूसरा है कि ऐसे लोगों के लिए अनिवार्य भूमि अभिलेख इनके पास होना चाहिए, यानी कि भूमि का मालिक होने ही चाहिए, तभी उनको लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत, ठीक है, लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। और अगर कोई शिकायत होती है
अगर आप शिकायत करते हैं तो करीब 2 सप्ताह के भीतर आपकी शिकायत का निपटारा भी किया जाता है। ठीक है। बाकी कुछ ऐसे किसान हैं जिनकी आय बहुत ज़्यादा अधिक है, तो ऐसे किसानों को इस योजना से बाहर भी रखा गया है। ठीक है। अभी देखिए क्या हो रहा है, किसानों की हेल्प करने के लिए करीब 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन करने की बात की जा रही है। और ये 2027-28 तक करना है कि 10,000 संगठन होंगे जो किसानों की हेल्प करेंगे। ठीक है। और ये भी एक योजना है जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है, और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है। अब ये देखिए भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है, तो अब ये भी एक तरीके से केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें लोगों को मतलब कम किफ़ायती कीमत पे, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं, याद रखिएगा इस योजना के अंतर्गत जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, न कि पेटेंटेड दवाई। जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह मेडिकल हॉल खुले होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। और वहाँ पे आपको सस्ती दवाई मिलती हैं, तो यहाँ पे कौन सी दवा अवेलेबल कराई जाती है, तो जेनेरिक दवाएँ। योजना कैसी है, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, याद रहेगा। और आप देखेंगे 2015 में जन औषधि योजना के नाम से ये शुरू किया गया था। ठीक है। बाद में इसका नाम जो बदल करके प्रधानमंत्री, ठीक है, भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। ठीक ना। और यहाँ पे आपको सिर्फ मेडिसिन ही नहीं मिलता, मेडिसिन के साथ साथ जो उपकरण होते हैं, चिकित्सा उपकरण होते हैं, वो सब भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। तो ठीक है, ये शल्य चिकित्सा उपकरण भी और उपलब्ध कराया जाता है। और याद रखना आयुर्वेदिक दवाएं भी मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अभी ये कैसे पता चलेगा कि ये दवाएं अच्छी हैं, सही हैं कि नहीं सही हैं, तो देखिए ये जो दवाएं हैं इनकी गुणवत्ता चेक कैसे की जाती है, तो इसके लिए कुछ प्राधिकरण हैं जैसे WHO, GMP, FSSAI और CE इस दवाओं को प्रमाणित करता है। ऐसी दवाएं जो इनसे प्रमाणित हैं उसे ही खरीद सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इन दवाओं को NABL, ठीक है, नेशनल एग्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, यानी NABL याद रखिएगा, द्वारा मान्यता भी प्राप्त मतलब प्रदान की जाती है। ठीक है। और आप देखेंगे जो क्या करते हैं इस प्रकार का मेडिकल हॉल या मेडिकल स्टोर खोलते हैं, उन मालिकों को गवर्नमेंट प्रोत्साहन भी देती है। ठीक है। और फर्नीचर, IT उपकरण, इन सब के लिए 2 लाख रुपए भी उपलब्ध कराती है एक मुश्त में। और उसके अलावा मासिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ठीक है। जब ये कोई दवा या कुछ खरीदते हैं तो इन्हें कम से कम उस खरीद का 15% छूट दे देती है गवर्नमेंट। ठीक है। या फिर 15,000 रुपये प्रति माह, जो भी अधिक हो या भी जो इस सीमा में हो, गवर्नमेंट उन्हें अवेलेबल कराती है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन सिर्फ 1 रुपये में मिलता है। ठीक है। ये मेडिसिन है, मतलब मेडिकल हॉल मिलते हैं आपको, बड़े बड़े शहरों में मिल जाएंगे, अब तो छोटे छोटे शहरों में भी हैं। वहीं देखिए कुछ डेटा है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि दवा की हम जब बात कर रहे हैं तो भारत में अगर दवा उद्योग के उत्पादन की मात्रा के हिसाब से बात करेंगे तो भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा दवा का उत्पादन करता है। ठीक है। वही मूल्य के हिसाब से करेंगे तो हम 14वें स्थान पे आते हैं। ठीक है। सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले अमेरिका आता है। ठीक है। फिर देखिए एक और योजना के बारे में देखते हैं, उड़े देश का आम नागरिक या फिर उड़ान योजना। ठीक है। ये कैसी योजना है, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी इसमें पूरा पैसा कौन खर्च कर रहा है, तो 100% इसको जो वित्त दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इसमें करना क्या है, हवाई अड्डों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है। यानी कि एक तरीके से भारत में, ठीक है, नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना है, एयरवेज यानी कि वायु परिवहन को बढ़ावा देना है। ठीक है। और इसका जो कार्यान्वयन करेगा वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसका कार्यान्वयन कर रहा है। ठीक है, इस योजना का। और आप ये देखेंगे तो ये योजना आप तो जानते हैं कब शुरू की गई थी, तो 2016 में ये योजना शुरू की गई थी। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और कहती है कि भैया आप कम से कम, मतलब वही 500 किलोमीटर से ऊपर कोई व्यक्ति जा रहा है तो अधिकतम 3828 रुपये उसका किराया लगता है। ठीक है। और देखिए इसी उड़ान योजना के अंतर्गत जो कृषि उड़ान भी है, कृषि उड़ान का मतलब कृषि उत्पादों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा, और वो भी किसका इस्तेमाल करके, वायु परिवहन का इस्तेमाल करके। ठीक है। देखिए एक और योजना आई है, इस पे बहुत ध्यान देना
क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, आप जानते हैं वहाँ पे उद्योग बहुत कम है। उस उद्योगों को विकास अधिक हो, ठीक है, यानी कि उनका भी विकास अधिक हो और नए नए उद्योग लगाए जाएं, उसके लिए उन्नति योजना शुरू की गई है। उन्नति योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में। कहाँ पे? पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए ऐसी योजना शुरू की गई है। और ये भी सिर्फ केंद्रीय क्षेत्र की ही है। ये कौन सी है? ये केंद्रीय क्षेत्र प्रकार की है और इसका टारगेट 2034 तक है, यानी कि 2034 तक आप वहाँ पे ठीक ठाक उद्योगों का विकास कर दें, ठीक है। और देखेंगे तो फिर इसकी वही बात है, इनका जो नोडल एजेंसी है जो इनको प्रोत्साहन राशि वितरण करेगी वो कौन है? पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड, ठीक है। तो वही बात है, गवर्नमेंट का मेन टारगेट ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों के पास एक अस्थायी रोजगार हो, ठीक है। और इसके अंतर्गत वही है, पंजीकरण व्यक्ति करा सकता है और ये पंजीकरण 31 मार्च 2026 तक पंजीकरण होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी पंजीकरण कराएंगे उनको 4 वर्ष के भीतर अपना उत्पादन वहाँ पे करना ही करना होगा, ठीक है। उत्पादन करना, संचालन करना, ये दोनों शुरू करना ही होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो हेल्प पहुंचाएगी, सहायता पहुंचाएगी, वो देखने वाली बात है, ठीक है। जैसे देखिए अब कोई विनिर्माण क्षेत्र है, उसके लिए न्यूनतम 1 करोड़ अगर प्लांट मशीनरी लगा रहा है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए की हेल्प करेगी, सब्सिडी देगी, ठीक है। अगर सेवा क्षेत्रक है तो उसके लिए 50 लाख, और कोई सूक्ष्म उद्योग है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होगा? उसके लिए भी 50 लाख है। तो सोचने वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है। अगर कोई से ही कोई बहुत बड़ी कंपनी या एकल यूनिट लगा रहा है तो अधिकतम 250 करोड़ रुपए की हेल्प गवर्नमेंट द्वारा की जा सकती है। फिर देखिए कुछ और योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आप देखेंगे तो इसका मेन मकसद यही है कि सभी लोगों की खाद्य तक पहुंच हो, ठीक है, यानी भारत में कोई भी भूख से ना मरे। तो ये एक तरीके की कौन सी योजना है? ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और आप देखेंगे तो वही है, खाद्य और पोषण की सुरक्षा इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक पहुँचे। और हाँ, इसमें जो कवर करना है ना, वो याद रखना है, ग्रामीण आबादी कम से कम 75% ग्रामीण आबादी हो और शहरी आबादी कम से कम 50% हो, इनको कवर करना है। यानी ओवरऑल देखे जाए तो कुल मिलाकर के देश की 67% आबादी को कवर करना है, जिसमें गाँव की आबादी 75% हो और शहरों की आबादी कम से कम 50% जो हो, इसके अंदर कवरअप हो। और ये एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये कानूनी अधिकार प्रदान करता है व्यक्ति को। परिवारों को कौन सा अधिकार पड़ता है? खाद्य तक पहुंच बनाने के लिए, ठीक है, एक कानूनी अधिकार उनको उपलब्ध कराता है। इसमें बहुत सी हेल्प की जाती है, जैसे आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आप देखेंगे अब लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाना ही पड़ेगा ना। तो जब खाद्यान्न गवर्नमेंट पहुंचाती है तो केंद्रीय निर्गम मूल्य पर पहुंचाती है। चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो राशन की दुकान पे मिलता है ना, वही। इसके बाद इसके अलावा क्या है कि जो प्राथमिकता वाले परिवार हैं, ठीक है, उनको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, आपने देखा होगा जिनके पास वाइट वाला राशन कार्ड होता है उनको 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मिलता है। और वहीं एक और योजना है, जिनके पास रेड कार्ड होता है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत उन्हें कम से कम 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है, ठीक है। और इस योजना का अंतर्गत जो टारगेट किया जाता है मुख्यतः वो महिलाओं को टारगेट किया जाता है, ठीक है। महिला और करीब बच्चे भी हैं, जो 6 माह से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। साथ ही साथ जो अगर कोई महिला है, ठीक है, अगर कोई गर्भवती महिला है या फिर स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसे 6,000 रुपये का नगद मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और इसी के अंतर्गत जो आपने देखा राशन कार्ड जो दिया जाता है, वो घर की सबसे जो वरिष्ठ महिला सदस्य होती है, जो 18 वर्ष से कम से कम 18 वर्ष या उससे ऊपर की हो, उसके नाम से क्या किया जाता है? राशन कार्ड जारी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो योजनाएं हैं, अंत्योदय अन्न योजना जिसमें मैंने कहा रेड कार्ड दी जाती है, तो अब किसको दिया जाएगा ये? तो इनके जो लाभार्थी की पहचान होती है, ठीक है, यानी कि किसको दिया जाएगा, उस परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, ठीक है।
लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों तक खाद्यान्न पहुँचाएँ। कम से कम परिवहन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो केंद्र सरकार की होती है कि राज्य सरकार के दुकानों तक, ठीक है, जहाँ से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है वहाँ तक कम से कम पहुँचाए। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, यानी आपने नोटिस किया होगा कि इसी के अंतर्गत लोगों को क्या किया जा रहा है? 5 साल की अवधि के लिए अभी फ़िलहाल मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है करीब जो 82 करोड़ लोगों को, 82 करोड़ एक तरीके से लोगों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है, एक योजना है। अभी आप देखेंगे जो पहले मध्याह्न भोजन योजना था उसी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। ये 2025-26 तक अभी तो जारी रहेगी। इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और इसके जो लाभार्थी होते हैं वो कौन होते हैं? तो जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनको भी याद रखना है। जो कक्षा 1 से पहले वाले बच्चे होते हैं वो भी अब शामिल हैं, और करीब कक्षा 8 तक, और फिर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक इन्हें अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है। वहीं ये देखेंगे इसके अंतर्गत कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2 मिशन योजना, ठीक है। तो ये जो मिशन पोषण योजना है 2.0, इसके अंतर्गत भी किनको, इसके अंतर्गत क्या करना है? इसके अंतर्गत वही कुपोषण को कम करना है, ठीक है। और क्या करना है? गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाओं के पोषण पे भी ध्यान देना है, ठीक है। और जो बच्चे हैं और किशोरियां हैं इन पर भी ध्यान देना है। यानी याद रखना है कि पोषण, मिशन पोषण में बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। कौन शामिल हैं? जिसके अंतर्गत बच्चे भी शामिल हैं। और आप देखेंगे ये जो योजना है वो किस मंत्रालय की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। वहीं आपने देखा प्रधानमंत्री जो पोषण शक्ति निर्माण, जो मध्याह्न भोजन वाली योजना थी वो किसका था? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल थी, ठीक है। उसी तरीके से देखिए कुछ और योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना या वंदना योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो वही महिलाओं पे ही विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। तो जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं, ठीक है, इन्हें सुविधाएं दी जाती हैं कि प्रसव करने की सुविधाएं दी जाती हैं, और पोषण की भी सुविधाएं दी जाती हैं। तो जब कोई महिला गर्भवती होती है तो जब पहला उनका जीवित बच्चा होता है उसके लिए उन्हें 5,000 रुपये की सशर्त क्या है? लाभ दिया जाता है। हालांकि 1,000 इनको डिलीवरी और प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जो कुल मिलाकर के करीब 6,000 रुपये की इनको हेल्प दी जाती है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, जो दूसरी बार अगर इन्हें बच्चा हुआ, ठीक है, पहला जीवित बच्चा तो है, दूसरी बार अगर लड़की हुई तब तो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। अगर लड़की नहीं हुई, लड़का हुआ तो प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी, याद रखना है, ठीक है। और 2010-17 में आप देखेंगे तो ये शुरू किया गया था, और 2022 में इसे मिशन शक्ति जो मिशन है, ठीक है, योजना है, उसमें इसे मिला लिया गया है, ठीक है। एक कुछ और योजना है जैसे आईडेक्स अदिति योजना। तो अदिति योजना बस इतना याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय में टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो यानी कि ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ योजना है अदिति योजना। फिर देखिए कुछ और योजना है शिक्षा को लेकर के, समग्र शिक्षा अभियान योजना। ये किसके लिए चलाई जा रही है? तो ये प्री स्कूल से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए चलाई जा रही है, और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, और इसके अंतर्गत वही उन्हें वित्तीय सहायता, वजीफा वगैरह जो उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बच्चों को वगैरह कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं, सब उसी योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं ध्यान देने वाली ज़रूरत है, बस जानना है वो क्या है। जैसे सार्थक पहल क्या है? तो सार्थक पहल भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। उसी तरीके से निपुण भारत क्या है? निपुण भारत के अंतर्गत भी क्या करना है? जो कक्षा 3 तक की जो पढ़ाई है, मतलब उन बच्चों पे ध्यान देना है, यानी कि ये भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से ये निष्ठा पहल किससे जुड़ा हुआ है? तो ये शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है, जिनमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। एक ऐसा कार्यक्रम है। देखो यार, ये कुछ राज्यों में अभी क्या हुआ था कि एक योजना आई है, ये कहाँ गया आपका, PM श्री स्कूल योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना हमें, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षाएं भी उपलब्ध करानी है, और क्या करना है?
और उस स्कूल का एक तरीके से समग्र विकास ही करना है। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है और टारगेट ये है कि कम से कम 20 लाख विद्यार्थी को इनसे लाभ पहुंचाया जाए। ठीक है, देखो यार, अभी एक योजना शुरू की गई है एनपीएस वात्सल्य योजना। यानी वात्सल्य योजना किससे जुड़ी हुई है? तो ये बच्चों से जुड़ी हुई है, जहाँ पे 18 वर्ष होने के बाद उन्हें पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये कौन से बच्चे इसके पात्र हैं? तो जो सभी नाबालिग बच्चे हैं वो इसके पात्र हैं। वो इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं? एक अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, अकाउंट भी खोल सकते हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये कुछ न कुछ अंशदान भी करेंगे। तो हालांकि बच्चे तो अंशदान करेंगे नहीं, तो जो उनके अभिभावक हैं, जो पिता हैं या फिर जो कानूनी तौर पे हैं, वो क्या करेंगे? वो बच्चे का जो अंशदान होगा, जो अकाउंट में पैसे होंगे, वो ये जमा कराएंगे। ठीक है, और इसमें जो नॉमिनी होगा वो कोई और नॉमिनी और नहीं होगा। जो पैसा जमा करेगा, जो अभिभावक होगा, वही स्वतः इसमें नॉमिनी हो जाएगा। और हाँ, अगर इस योजना में आप एक बार एंटर करते हैं तो आप 3 साल तक पैसे नहीं निकाल सकते हैं। यानी 3 साल तक अगर आपने पैसे जमा किए या उससे अधिक किया, आप सोच रहे हैं कि निकाल लें, तो जब तक 3 साल नहीं होगा तब तक इस योजना से आप बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, हाँ, धन निकासी हो सकती है 3 साल के बाद अगर आप इस पैसा निकालते हैं तो। ठीक है, शिक्षा के लिए या फिर बीमारी के लिए तो आप 25% ही निकाल सकते हैं और अधिकतम आप इसे 3 बार ही निकाल सकते हैं। ठीक है, और 18 वर्ष के बाद आप चाहें तो फिर इस योजना से क्या हो सकते हैं? बाहर हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक बार में आप 2.5 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब ये जो योजना जो शुरू की गई है, इसमें जो आप अंश देंगे तो कम से कम 1,000 रुपये, कितना? कम से कम 1,000 रुपये तो जमा करना ही होगा। और ये 1,000 रुपये जो है वो वार्षिक है, यानी कि 1,000 रुपये जमा करिए, बच्चा जब 18 साल का हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आप अमाउंट ले सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, जो 2014 में ही शुरू की गई थी। ये काफ़ी, आप देखेंगे, काफ़ी फेमस योजना थी, लोगों को वित्तीय समावेशन से जोड़ना था। तो इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है, इतना याद रखना, 10,000। और दुर्घटना बीमा जो दी जाती है वो कितना दिया जाता है? तो दिया जाता है 2 लाख रुपए। और इसका फोकस ऐसे व्यक्तियों पर था जिनके पास खाता नहीं है, जो वयस्क हैं, उनका खाता खुलवाया जाए। ठीक है, आपने खुलवाया होगा, किसी ने तो खुलवाया ही होगा। ये 0 अकाउंट पे खुलता था। ठीक है, अभी भी खुलता है। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी काफ़ी पहले आई थी। अब इसमें क्या किया गया है? अभी जो इसकी ऊपरी सीमा थी, इसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए कर दिया गया है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये जो ऋण देता है, किसको ऋण देता है? ये गैर कारपोरेट और गैर कृषि गतिविधियों वालों के लिए ऋण देता है, और वो मुख्यतः लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को। ठीक है, और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। साथ ही कोई भी भारतीय नागरिक, ठीक है, जो गैर कृषि क्षेत्र वाले मतलब व्यवसाय करना चाहते हैं, वो इसमें जुड़ सकता है। कृषि से संबंध गतिविधियों से रिलेवेंट आप कोई भी व्यापार खोल सकते हैं, लेकिन हाँ, डायरेक्ट फसल से, उत्पादन से संबंध उसका नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो ऋण दिया जाता है वो दरअसल कोलेटरल फ्री होता है। ठीक है, यानी कि आपको कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और इसमें 4 श्रेणियों में ये ऋण दिया जाता है। ठीक है, एक होता है शिशु, एक किशोर, एक तरुण और एक नया वाला भी तरुण प्लस। तो ये 50,000, कम से कम 50,000 ऋण से इसकी शुरुआत होती है, जिसे शिशु लोन कहते हैं। किशोर में आपको 50,000 से करीब 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तरुण में आपको 5 लाख से 10 लाख का, और तरुण प्लस में ही आपको 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। वही आप देखेंगे 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो मुद्रा है, ठीक है, एक तरीके का ये पुनर्वित्त एजेंसी है, एक तरीके का फंड है जो इनके लिए पैसा उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी कि मुद्रा ही एक एजेंसी है जो इनके लिए पैसा उपलब्ध कराता है। और ये आप देखेंगे जो मुद्रा है, एक तरीके से कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी है। ये एक तरीके का एनबीएफसी है। ठीक है, क्या है? एक तरीके का एनबीएफसी है, जो क्या करता है? बैंकों को ऋण पैसा उपलब्ध कराता है और बैंक लोगों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि ऋण लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, कौन सा ऋण? अगर शिशु श्रेणी वाला ऋण जो 50,000 वाला है, अगर इसको टाइम पे लौटा देता है, ठीक है, अगर मतलब 12 महीने की अवधि के लिए ही, तो फिर उसे क्या, उसे छूट दी जाता है, करीब 2% ब्याज की छूट दे दी जाती है। ठीक है, ये स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है? अभी आप देखेंगे इसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है। तो स्टैंड अप
इंडिया योजना के अंतर्गत क्या करना था, नई इंडस्ट्री लगाना था। ठीक है, तो स्टैंड अप या उद्योग उन उद्योगों को हम बोलते हैं जो एक तो नया हो और दूसरा जो किसी एसटी ने खोला हो या किसी महिला ने खोला हो। ठीक है, एससी एसटी का हो या फिर महिला द्वारा जो उद्योग खोला जाता है वो स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस योजना का कार्यान्वयन कौन करता है। ठीक है, तो इसका कार्यान्वयन करता है सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, और ये एक तरीके की कौन सी योजना है स्टैंड अप योजना, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, और ये है कि जब आप किसी को ऋण देते हैं इसके अंतर्गत। और देखिए बैंकों के लिए कुछ बाउंडेशंस भी हैं, जैसे कम से कम बैंक इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, या तो किसी एक एससी को या तो किसी एक एसटी को, ठीक है, और यानी कि या एक होगा एससी एसटी में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, एक होनी चाहिए, और दूसरा कोई और एक महिला होनी चाहिए जो अगर उनसे पैसे उधार ले रही है, और किसके लिए ले रही है, ग्रीन फील्ड उद्यम के लिए। ग्रीन फील्ड का मतलब नई कंपनी बिल्कुल हो, अगर उसके लिए उधार ले रही है तो जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक है, उनकी प्रत्येक शाखा से 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा इनको उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, और आप देखेंगे ये जमानत फ्री या कोलेटरल फ्री भी हो सकते हैं और फ्री नहीं भी हो सकते हैं। और इनके पात्र आप वही हैं कि कोई SC ST होनी चाहिए, और कम से कम उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, और ग्रीन फील्ड होनी चाहिए। ग्रीन फील्ड का मतलब बिल्कुल नई कंपनी होनी चाहिए, और महिला भी होनी चाहिए, और ये कोई भी उधारकर्ता पहले से डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे जो ये ऋण चुकाने का जो समय पीरियड है करीब 7 ईयर है। ठीक है, 7 साल में वो चाहे तो ऋण चुका देंगे। ये योजनाएं देखिए, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। थोड़ा इस पर इतना बस फोकस रखना है, इसके टारगेट क्या हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और कुछ इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं भी हैं। ठीक है, वही 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक इसका टारगेट है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत देखिए कुछ टारगेट बनाए गए हैं, ये टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका टारगेट ये क्या है, इसका टारगेट ये है कि मछली उत्पादन को कितना बढ़ाना है, बढ़ा करके 22 मिलियन टन करना है। ठीक है, वहीं कृषि जीवीए में इसका योगदान बढ़ा करके 9% करना है, और निर्यात में क्या करना है, निर्यात में बढ़ा करके इसको 1 लाख करोड़ रुपए तक लेके जाना है। ठीक है, वही पोस्ट हार्वेस्ट में मतलब नुकसान भी 10% कम हो, और मछुआरों की आय को भी दुगना करना। ये टारगेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस, और कुछ खास नहीं इसमें। देखो यार, अभी शुरू की गई है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ठीक है, तो मुख्यतः ये क्या है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, यानी भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की गई है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और इसका अवधि जो है वो करीब 2025 से 26 तक है। ठीक है, वही मुख्यतः इसमें क्या करना है, आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। ठीक है, यार यहाँ पे एक याद रखना, ठीक है, जो खाद्य सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता का एक मानक है, ठीक है, कोडेक्स मानक तो है ही, उसके आधार पे भारत का जो है वो इंडिया GHP या इंडिया HACCP है। याद रखना किससे जुड़ा हुआ है, खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ एक मानक है। ठीक है, देखो यार, अभी एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या है, लोगों का रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, लोगों का रिकॉर्ड होगा गवर्नमेंट के पास, हेल्थ रिकॉर्ड होगा, तो क्या होगा, इससे लोगों को मतलब सुविधाएं मिलेंगी, जगह जगह फाइलें लेकर नहीं जानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया है। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक आभा ऐप लाया गया है। ठीक है, और एक आभा ID बनाई जा रही है, जिस ID में करीब 14 अंक होते हैं। ये उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को रखता है, ये याद रखना है। और ये जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, ये जो पंजीकरण हो रहा है, ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में होगा, और ये फैसिलिटी दोनों जगह अवेलेबल कराई जाएगी, ताकि आपको, ठीक है, उस आभा कार्ड से सुविधाएं मिल सकें। अब देखो यार, ये योजना देख लो, प्रधानमंत्री वही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना, एक ऐसी योजना है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, और इसका जो टारगेट है कितने, 12 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराना। कितना, 12 करोड़ परिवारों को। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो वही 5 लाख रुपए की जो
प्रति परिवार, परिवार व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार 5 लाख रुपए स्वास्थ्य कवरेज दिया जा रहा है और ये पूरे देश में आप पोर्टेबल है, ठीक है। और ये किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे निजी हो, हालांकि सभी निजी नहीं लेकिन सार्वजनिक सभी हैं, ठीक है। सभी अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही इसमें परिवार का आकार कुछ भी हो, आपको फैसिलिटी मिल सकती है। और इसमें करीब 3 दिन से लेकर के 14 दिन यानी कि 15 दिन तक भर्ती करने का प्रावधान भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो कोविड-19 के जो रोगी थे उनको भी इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है, जिनको ये फैसिलिटी या लाभ दिया जाएगा। और इस योजना का जो वित्त पोषण करता है वो कौन करता है, वो करता है पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसका वित्त पोषण करता है, ये याद रहना चाहिए। तो इस योजना में आप देखिए जो अमाउंट होगा, जो पैसा होगा या जो बीमा होगा वो कौन करेगा, तो राज्य स्वास्थ्य एजेंसियाँ इसकी बीमा करेंगी, ठीक है। दरअसल एक तरीके से बीमा करेंगे मतलब ये हो गया कि जो राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां हैं वही जो पॉलिसी होंगी, ठीक है, इस पॉलिसी के जो बीमा कंपनियों को प्रीमियम का भुगतान करेंगी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है जिसका क्रियान्वयन करेगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा, उस परिवार कल्याण मंत्री होंगे उसके अध्यक्ष, ठीक है। और देखेंगे सत्यापन, 4 तरीके से इसमें सत्यापन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें निरीक्षण करने के लिए एंटी फ्रॉड सेल भी बनाया जाएगा, ठीक। और साथ ही ये योजना अभी जो 70 वर्ष से अधिक के 70 वर्ष से जो अधिक के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी ये सुविधा क्या की जा रही है, ये सुविधा दी जा रही है, ठीक है। अभी किशोरों के हेल्थ पे ध्यान देने के लिए सरकार ने क्या किया है, एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लेकर के आई है, ठीक है, जिसमें क्या है 10 से 19 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा और इसके अंतर्गत इन्हें विद्यालयों में इनकी जांच की जाएगी, ठीक है। और खासकर जो गैर संक्रामक रोग होंगे उनका पता लगाया जाएगा, ठीक है। और इन्हें फिर हेल्थ की सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अभी देखिए कि PM ई ड्राइव योजना करके आई है। तो ई ड्राइव योजना क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये ई ड्राइव योजना है, PM ई ड्राइव योजना, ये एक केंद्रीय क्षेत्रीय प्रकार की योजना है, ठीक है, जो 2026 तक लागू होगी। और इसमें भी वही है, सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा और प्रशासनिक सहायता भी दी जाएगी। सरकार अभी प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 लेकर के आई है, शहरी 2.0 लेकर के आई है। इसके अंदर टारगेट क्या है, 1 करोड़ शहरी गरीब परिवार को, ठीक है, और जो मध्यम वर्गीय हैं उनको इसके अंतर्गत कवर करना है। और आप देखेंगे जो इसमें सब्सिडी दी जाती है, जो ब्याज की सब्सिडी दी जाती है वो केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत है, बाकी तो सब केंद्र प्रायोजित हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत परिवार में वही पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। और ये 2028-29 तक योजना को पूरी तरीके से लागू करना है, यानी कितने को 1 करोड़ घर बना करके देना है। और देखिए, और जो योजना है, ठीक है, जो ये शहरी आवास 2.0 है, इसके अंतर्गत क्या होगा, ये मतलब सिर्फ उन्हीं परिवार को दिया जाएगा जिसमें कोई वयस्क महिला सदस्य हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सदस्य नहीं है तो तभी दिया जा सकता है, अगर कोई पुरुष सदस्य है तब, लेकिन अगर महिला होगी तो महिला के नाम पर ही दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये 5 वर्ष की अनिवार्य लॉक इन अवधि है, यानी कि 5 वर्ष तक अगर घर बनवाने के बाद आप इसे बेच नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा एक योजना लाई गई थी, ठीक है, कौन सी योजना, PM स्वनिधि योजना। तो इसमें क्या ध्यान देना है, PM स्वनिधि योजना बस इतना याद रखना है, वो किसके लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स या हॉकर्स, यानी कि जो रेहड़ी वेड़ी की दुकान नहीं लगाते हैं रोड के किनारे, वो इनके लिए योजना है। ये एक तरीके से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी तरीके से है। और इसका जो क्रियान्वयन है वो कौन करेगा, वो सिडबी बैंक करेगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें ऋण दिया जाता है, ठीक है। किसको ऋण दिया जाता है, मैंने अभी बताया, स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं उनको ऋण दिया जाता है। और ये ऋण जो होता है बिल्कुल कोलेटरल फ्री होता है। और 1 साल के लिए, कितने समय के लिए, 1 साल के लिए उन्हें ऋण दिया जाता है। और इसका अमाउंट कितना होता है, 10,000 रुपये, ठीक है। और यदि ये समय पे भुगतान कर देते हैं तो फिर ये 1 साल के लिए ऋण ले सकते हैं, ठीक है।
और तब इनको 20,000 रुपये तक मिल सकता है। वहीं फिर अगर ये समय पर भुगतान करते हैं तो तीसरी बार इन्हें 50,000 रुपये तक का ऋण मिल सकता है। लेकिन पहली बार कितने दिन के लिए मिलेगा? 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये मिलेगा, और वो भी कोलेट्रल फ्री, यानी कि कुछ भी गारंटी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। और ध्यान ये देना है कि ये कार्यशील पूंजी के लिए मिलेगा। कार्यशील पूंजी का मतलब ऐसी पूंजी जिसको कार्य करने के दौरान ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी के लिए इन्हें 1 साल के लिए ये दिया जाएगा। और आप देखेंगे इसमें जो ब्याज होगा, ठीक है, अगर ये टाइम पे चुकाते हैं तो करीब 7% ब्याज की सब्सिडी भी इनको मिलेगी। सोचिए कितना ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, तो इनको सब्सिडी भी मिलेगी। और कौन लोग इस योजना के पात्र होंगे, कौन नहीं होंगे, इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका डिसीजन वहाँ की स्टेट करेगी। ठीक है, अभी सरकार द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना लाई गई है। कौन सी योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना लाई गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत अभी उनको करीब 25 मिलियन से अधिक आवेदन मिले हैं। ठीक है, कुछ का पंजीकरण भी हो गया है। तो ये मुख्यतः योजना जो पारंपरिक कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, ठीक है, उन्हें समर्थन देगी, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, हालांकि ट्रेनिंग भी दिलाएगी। और ये किस प्रकार की योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें पूरी तरीके से जो वित्त उपलब्ध कराएगा वो कौन कराएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी। ठीक है, और ये जो कवर करेगा वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करेगा। याद रखना है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करेगा। और करीब ये 2027-28 तक इसे पूरी तरीके से लागू करने का प्लान है। ठीक है, और जो इसके लाभार्थी होंगे, यानी कि किनको ये लाभ मिलेगा, किसको लाभ नहीं मिलेगा, तो आप देखेंगे वही जो हाथों से और औजारों की सहायता से, ठीक है, वस्तु बनाते हैं, और दूसरा असंगठित क्षेत्र में है, यानी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उनको ये सुविधा मिलेगी। और कम से कम इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ, उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी जिन्होंने पिछले 5 वर्ष में किसी भी, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का, मतलब इस प्रकार की किसी योजना के अंतर्गत उन्होंने ऋण लिया हो। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना से ऋण लिया हो तो ये तब भी पात्र होंगे। ठीक है, और देखो यार, ये जो योजना है इसके लाभ क्या क्या हैं? लाभ वही है कि आपको एक मतलब प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रशिक्षण भी होगा। ठीक है, कितने दिनों के लिए? करीब 15 दिनों के लिए प्रशिक्षण भी होगा, यानी 5 से 7 दिनों के लिए होगा, लेकिन उसे 15 दिन के लिए भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप जितने दिन प्रशिक्षण लेंगे आपको प्रत्येक दिन 500 रुपये मिलेंगे भी, देना नहीं है, मिलेंगे भी। ठीक है, वो यानी प्रशिक्षण लेने के बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको 15,000 रुपये का टूल किट दिया जाएगा। यानी आप जो भी काम करना है, यानी कि आप बढ़ई हैं तो आपको लकड़ी बनाने वाले टूल्स दिए जाएंगे। कितने के? 15,000 रुपये के टूल्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो ऋण दिया जाएगा बैंकों द्वारा, ठीक है, वो करीब 3 लाख रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे। 3 लाख रुपए तक का आपको ऋण भी मिलेगा, जिसे गवर्नमेंट 2 किस्तों में देगी। ठीक है, पहले 18 महीने के लिए आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, फिर बाद में 18 महीने के बाद 30 महीने के लिए आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, और हाँ, ये कोलेट्रल फ्री होगा, यानी किसी भी प्रकार का कोई जमानत इसमें जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आप देखेंगे जो ब्याज, जो इंटरेस्ट रेट होगा इसका करीब लाभार्थियों के लिए 5% होगा। कितना होगा? 5% होगा। बाकी 8% कौन भुगतान करेगी? 8% भुगतान करेगी एक तरीके से गवर्नमेंट, यानी 13% हुआ ना, 13% के आसपास होगा। 8% कौन भुगतान करेगी? तो सरकार भुगतान करेगी। और अगर ये डिजिटल लेन देन करते हैं ऐसे लोग, ठीक है, तो अगर 100 रुपये का लेन देन करते हैं तो इन्हें प्रति लेन देन पर 1 रुपये मिलेगा भी। ठीक है, और आप देखिए इसमें कौन कौन से लोग हैं जो मतलब इनको किसको किसको समाहित किया गया है। तो SC ST होंगे, ठीक है, महिलाएं होंगी, SC ST होंगे, OBC होंगे, जो दिव्यांगजन है वो होंगे, ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। ठीक है, इन लोगों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद वही पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। इसमें जो पारंपरिक व्यापार है वो याद रखना है, करीब 25 प्रकार के पारंपरिक व्यापार हैं। ठीक है, जो इसमें शामिल हैं। अब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, जो सुनार हैं वो भी शामिल हैं। ऐसा लगेगा कि सुनार को भी क्या ऋण दिया जाएगा, तो हाँ, सुनार भी इसमें शामिल हैं। बाकी आप जितने भी पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा इनको शामिल होना ही चाहिए। सुनार को याद रखिएगा, ये भी इसमें शामिल हैं। फिर देखो यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्शन पे
एक तरीके का ईंधन है जिसके प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ये जो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और मानना ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में भारत को एक मतलब वैश्विक केंद्र के रूप में बना करके उभारना है। ठीक है, इसका टारगेट हमें याद होना चाहिए। 2030 तक गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि हम क्या करेंगे, 5 ठीक है मिलियन मीट्रिक टन इसका उत्पादन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम निर्यात भी काफ़ी ज़्यादा निर्यात भी करेंगे। साथ ही गवर्नमेंट की कुछ और योजनाएं हैं इसके अंतर्गत, देख लीजिएगा। 2070 तक हमें निवल शून्य कार्बन वाला देश भी बनना है। क्या बनना है, तो देश भी बनना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास भी कर रही है, ऐसा नहीं है। फिर यार देखो ये कि पीएम कुसुम योजना क्या है। ठीक है, तो ये किसानों को दिया जा रहा है। ठीक है, ये नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय की एक पहल है जिसके अंतर्गत किसानों को सब्सिडी दी जाएगी अगर वो सौर सिंचाई पंप लगवाते हैं तो। ठीक है, यानी कि सौर सिंचाई पंप जो खेतों में पानी सिंचाई करने के लिए लगवाते हैं जो सोलर से चलेगा, तो ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना की जो अवधि है करीब 2026 तक इसका लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, और एक तरीके से ये मांग आधारित योजना है, यानी कोई केंद्र या राज्य यूनियन टेरिटरी मांग करेगा सब्सिडी की तभी उसे दी जाएगी। और पीएम कुसुम योजना में वही करीब 30% गवर्नमेंट वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, अब एक और योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो जैसे वहाँ सौर पंप लगाने के लिए दिया जा रहा था, ये घर घर पे ठीक है सोलर पैनल लगाने के लिए दिया जाएगा, यानी कि जो रूफटॉप यानी छत पे आप लगवाइए और स्वयं बिजली पैदा करिए। ठीक है, इसके लिए दिया जा रहा है। ये भी एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसके अंतर्गत मॉडल सौर ग्राम जो है वो विकसित किए जाएंगे। इसकी भी अवधि 2026-27 तक है। और अगर इसके टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट में करीब वही है कि करीब 1 करोड़ परिवारों को टारगेट करना है जिन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त में या फिर सस्ती बिजली प्रदान की जा सके। ठीक है, और बाद में करीब 1000 बिलियन यूनिट तक इसका उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, ये देखिए अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चर्चा में था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो महिलाएं होती हैं मुख्यतः महिलाओं को क्या किया जाता है, केवल महिलाओं को जिनकी 18 उम्र जो हो कम से कम 18 वर्ष हो वो ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अंतर्गत उन्हें सब्सिडी युक्त क्या दिया जाता है, गैस सिलेंडर अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, तो केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है, इतना हमें याद रखना है, चाहे वो पुरुष उस घर में हो चाहे ना हो। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे वही करीब जो सब्सिडी दी जाती है तो 1600 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ठीक है, इसके बाद 12 महीने के लिए आपको 12 सिलेंडर आप भरवा सकते हैं और प्रत्येक सिलेंडर पे गवर्नमेंट आपको 200 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसकी जो पात्र महिलाएं हैं वही है, कोई गरीब परिवार की महिला होनी चाहिए और वो वयस्क भी होनी चाहिए। वयस्क का मतलब 18 साल से अधिक उम्र हो और एक कंडीशन ये भी कि उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वही है, फिर इनके नामांकन के लिए आपको आधार कार्ड भी होना ही चाहिए। ठीक है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फिर बैंक का विवरण, ये सब चाहिए ही चाहिए। और देखिए इसके जो पात्र जो लाभार्थी हैं उनको देख लीजिए कौन कौन से जो लाभ उठा सकते हैं। तो वही सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में जिनका नाम होगा, कोई एससी और एसटी होंगे, और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनका घर बना होगा, जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कार्ड होगा, जो अति पिछड़ा वर्ग होगा। ठीक है, एमबीसी होंगे वो होंगे, कोई वनवासी होंगे जो द्वीपों पे रहते होंगे वो लोग होंगे, और अन्य निर्धन परिवार भी है। वही कोई पुरुष नहीं इसका लाभ उठा सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए गवर्नमेंट एक कार्यक्रम लेकर के आई है, स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम। दरअसल इसके अंतर्गत क्या करना है, इसके अंतर्गत ठीक है जो भी वाहन हैं अगर वो फिटनेस के आधार पे फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो करीब 1 करोड़ वाहनों को क्या करना है, स्वैच्छिक रूप से स्क्रैप करना है।
यानी कि उन्हें नष्ट करना है, ठीक है। और ये फिटनेस के आधार पे होंगे, आयु के आधार पे नहीं होंगे, ये हमें याद रखना है। और टारगेट कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ वाहन को क्या करना है? बाहर कर देना है, ठीक है। और आप देखेंगे तो 1 जून 2024 से, ठीक है, ये सभी गाड़ियों पे लागू हो चुका है। हाँ, हालांकि अगर आपका फिटनेस फेल होता है तो आपको फिर से चांस दिया जाएगा। अगर चांस नहीं दिया जा रहा है तो आप अपील भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपकी गाड़ी को अगर पास नहीं होता है तो स्क्रैप कर दिया जाएगा, ठीक है। अब स्क्रैप तो कर दिया जाएगा, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। उस सर्टिफिकेट के आधार पे आप कहीं भी कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको करीब 4 से 6% उसमें छूट भी मिल सकती है, ठीक है। बाकी पंजीकरण में भी कुछ में शुल्क में थोड़ी बहुत छूटें दी जा सकती हैं। देखिए दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत एक पहल चलाई गई है, एक अभियान चलाया गया है, नई चेतना। तो नई चेतना क्या है? मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है? गरीबी को दूर करना है और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। और इसमें सभी ग्रामीण, जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उन सभी को शामिल किया जाएगा। और ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कैसी योजना है? एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जाएगा। संगठित करने के बाद इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा करके मुख्यतः गरीबी का उन्मूलन किया जाएगा। और ये जो योजना है मुख्यतः किस पे फोकस है? मुख्यतः ये विशेषकर महिलाओं पे फोकस होगी, ठीक है। और इनमें से जो लाभार्थी होंगे उनकी पहचान कैसे की जाएगी? क्योंकि इनको हेल्प भी तो पहुंचानी है। तो कम से कम 2011 में आप देखेंगे जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी, उनमें से कम 7 अभाव में से कम 1 अभाव इनके पास होना ही चाहिए। और आप देखिए वही है कि इनको फैसिलिटी दी जाएगी ग्रामीण परिवार को। तो कम से कम जो ये स्वयं सहायता समूह बनाएंगे इन्हें 10 से 15 हज़ार रुपये की हेल्प भी की जाएगी, ठीक है। ये मनरेगा के बारे में आपने जानते ही होंगे। मनरेगा किनको जॉब देता है? तो ये अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको ये जॉब दिया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये पहल है। अभी इनके लिए एक नई मजदूरी दर जो थी वो अधिसूचित की गई थी, इसलिए चर्चा में था। अब ये जो मनरेगा योजना चलाई गई हैं, बस याद ये रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक कानूनी अधिकार मिल जाता है। कानूनी अधिकार ये मिल जाता है कि ये जा करके क्या कर सकते हैं? ये काम मांग सकते हैं। कम से कम इन्हें 100 दिन का काम, चाहे कोई भी परिवार किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, उन्हें 100 दिन का काम अगर वो मांग रहा है व्यक्ति, ठीक है, और उसकी उम्र 18 साल से अधिक है तो उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो किसी परिवार से हो। इसके बाद ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें सहायता उपलब्ध कराती है। और इसकी निगरानी कौन रखता है? तो ग्राम सभा निगरानी रखती है। कौन रखती है? तो ग्राम सभा इस पर निगरानी रखती है, ठीक है। तो वही है कि कम से कम 1 साल में इन्हें 100 दिन का काम उपलब्ध कराना ही कराना है। और इनका कवरेज वही देखना है, जो 100% जो नगरीय वाले ज़िले हैं उनको छोड़ करके बाकी ज़िलों के सभी गांव इसमें कवरेज मतलब कवरअप होंगे। और इसमें अगर देखा जाए केंद्र सरकार का योगदान, ठीक है, तो श्रम लागत का करीब 100% योगदान करती है और सामग्री लागत का 75%, ठीक है। यानी कि जो वेतन दिया जाता है करीब 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और जो सामग्री लगती है, ठीक है, जैसे कहीं कुछ बन रहा है उसमें जो सामग्री लगती है उसमें 75% की हिस्सेदारी भी इसकी होती है। और जो राज्य सरकार होती है उसकी हिस्सेदारी कितनी होती है? उसकी हिस्सेदारी इसमें 25% होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो काम मांग रहा है, ठीक है, अगर उसे काम नहीं मिल रहा है तो काम नहीं मिल रहा है तो फिर उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसे क्या दिया जाता है? तो फिर इसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। हालांकि इसमें जो काम दिए जाते हैं वो करीब 100 दिन के लिए होते हैं, लेकिन हाँ किसी भी इमरजेंसी में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसको 50 दिन के लिए बढ़ा सकती है। कौन गवर्नमेंट? केंद्र सरकार। और हालांकि राज्य चाहे, राज्य सरकार चाहे तो इसके अतिरिक्त भी क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो वही बात है, श्रमिकों का बीमा भी किया जाता है, जो दुर्घटना मुआवजा वगैरह भी दिए जाते हैं। और हाँ, इस योजना में जो पार्टिसिपेट किया जाता है कम से कम 1/3 महिलाएं, 1/3 महिलाएं होंगी। और इनके खाताओं में 15 दिन के अंदर जो पैसा भी भेज दिया जाता है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, हमने गवर्नमेंट स्कीम इसमें कवर की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कवर कर दी है। अब जो अपडेटेड आएगा, ठीक है, हालांकि अपडेटेड आ गया है, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और उसे बहुत शॉर्ट में गवर्नमेंट स्कीम को कवर कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आप आए, आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसे देखेंगे तो शायद आपको इससे यहाँ से फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।